हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ एक नया सेशन अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पे। हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था। एक्सरसाइज 3.4 को खत्म कर चुके हैं हम, और अब एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन और आज हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं। कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनंत हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन की विधि से ज्ञात करें। मतलब हम लोग समीकरण में पढ़ चुके हैं कि तीन तरह का समीकरण होता है। एक ऐसा समीकरण जिसका अद्वितीय हल हो, एक ऐसा समीकरण जिसका कोई हल नहीं हो, एक ऐसा समीकरण जिसका अपरिमित रूप से अनंत हल हो। ठीक है दोस्तों, तो तीन तरह के समीकरण होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है ये कौन सा समीकरण तीनों में से कौन सा वाला है। ठीक है, और उसके बाद अगर अद्वितीय है तो उसे हल भी करना है किस विधि से, वज्र गुणन विधि से। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन समझ में आया है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार रिकॉल कर दूं कि अद्वितीय हल के लिए क्या शर्त होता है। तो a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय नॉट इक्वल टू b1। ये है अद्वितीय हल के लिए। और कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसके लिए क्या हो जाएगा, a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। अनंत हल के लिए क्या चाहिए, अनंत हल के लिए तो a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। अगर ऐसा रहे तो अनंत हल है, अगर ऐसा रहे तो कोई हल नहीं, अगर ऐसा रहे तो अद्वितीय हल है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर अद्वितीय हल वाला शर्त बनता है तो उसका हल निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है किस विधि से, वज्र गुणन विधि से। ये मैं ऑलरेडी आपको अपने पिछले वीडियो में सब कुछ करा चुका हूं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्वेश्चन को पहले चेक करते हैं। पहले तो क्या है, क्वेश्चन को चेक करना है कि इन तीनों में से क्या है। तो चेक करने के लिए क्या हम लोग निकालते हैं, a1 b1 c1। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, 1 है, -3 है और ये 0 है। अब a2 b2 और c2। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को लेंगे। तो a2 है 3, ये है -9 और ये है -2। तो देखिए चेक करते हैं, a1 डिवाइडेड बाय a2 क्या हो जाएगा, 1/3। b1 डिवाइडेड बाय b2 क्या हो जाएगा, -3/-9। तो कट के कितना हो जाएगा, 1/3। और c1 डिवाइडेड बाय c2 कितना हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय -2। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ओके दोस्तों, तो क्या हम लोगों को देखने में आ रहा है, a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। देखिए 1/3 1/3, लेकिन क्या ये बराबर है, नहीं। इसका मतलब ये कौन सा नियम को फॉलो कर रहा है, कौन सा, इस वाले को। तो इसका मतलब क्या है, दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे आंसर में, क्योंकि a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। इसीलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। क्या लिखेंगे, अगर ऐसा शर्त आ गया तो कोई हल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, नोट डाउन कर लेंगे फर्स्ट वाले।
सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्या है, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें चेक करना है अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनंत हल है। अगर अद्वितीय हल वाला शर्त बनेगा तो कौन से विधि से सॉल्व करना है, वज्र गुणन विधि से इसे सॉल्व करना है। तो देखिए पहले तो a1 b1 और c1 हम लोग देख लें कि क्या है इसका। तो ये है 2, ये है 1 और ये है -5, a2 b2 और ये c2। तो ये क्या हो जाएगा 3, ये 2 और ये -8। तो देखिए a1 डिवाइडेड बाय a2 क्या हो जाएगा 2/3, b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। ये तो साफ दिख रहा है कि a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है ना। तो ये किसका शर्त हो गया, अद्वितीय हल। तो क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण युग्म का, दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। और दोस्तों क्या कह रहा है, अगर अद्वितीय हल का स्थिति बनता है तो किस विधि से दिए गए समीकरण को सॉल्व करना है, वज्र गुणन विधि से। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि में हम लोग क्या क्या करते थे। तो आइए वज्र गुणन विधि से हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लीजिए ये 2x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। 3x प्लस 2 -8 इज इक्वल टू 0, ये है सेकेंड इक्वेशन। तो हम लोग क्या करते थे, x कैलकुलेट करने के लिए x डिवाइडेड बाय x वाले को कुछ नहीं करते थे, बाकी 1 -5, ये है 2 और ये -8 इज इक्वल टू -y डिवाइडेड बाय y वाले को कुछ नहीं करते थे। वन, ये 2 और ये 1, ये 3 और ये 2। अब इसे क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो आइए इस तरफ लिख लें, इसे मिटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय -8 प्लस 10 इज इक्वल टू -y डिवाइडेड बाय -16 प्लस 15 इज इक्वल टू 1/4 -3। तो देखिए ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -y डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू 1/1। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको इसके बराबर कर देते थे, और y का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको इसके बराबर कर देते थे। तो देखिए x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x/2 इज इक्वल टू 1, इसीलिए x इक्वल टू हो जाएगा 2। y का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए -y डिवाइडेड बाय -1 इक्वल टू 1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y हो जाएगा 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, x2 और y1। तो ये एक आंसर हो गया और ये एक आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लेंगे प्लीज। और जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, वज्र गुणन विधि को अगर अच्छे से आप समझना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे पिछले वीडियो को वज्र गुणन वाले विधि के जो वीडियोस हैं उन्हें आप देख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का जो मेथड मैंने ऑलरेडी बता रखा है पिछले वीडियोस में, उसे
डिटेल में देखेंगे तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ये फर्स्ट इक्वेशन है 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करना है कि अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनंत हल है। पहले उस कंडीशन को चेक करना है हमें। अद्वितीय हल होगा तभी सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए पहले तो चेक करना a1 कितना है, b1 कितना है और c1 कितना है। तो देखिए ये 3 है, ये -5 है, ये -20 है। a2 कितना है, ये b2 कितना है और ये c2 कितना है। तो देखिए ये 6, ये -10, ये -40। तो आइए चेक करते हैं। a1 डिवाइडेड बाई a2 कितना है, 3/6 हो जाएगा 1/2। b1 डिवाइडेड बाई b2 -5 डिवाइडेड बाई -10, ये कैंसिल होके हो जाएगा 1/2। और c1 डिवाइडेड बाई c2 कितना हो जाएगा, -20 डिवाइडेड बाई -40, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, a1 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, c1 डिवाइडेड बाई c2 सब इक्वल है और वो कितना है 1/2। ये किसका शर्त है, ये अपरिमित रूप से अनंत हल है। तो क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनंत हल है, ठीक है। अब इसे सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ अद्वितीय के हल में सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 x - 3y -7 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन 3x - 3y -15 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन है। तो क्या करना है, सेम चीज करना है, पहले चेक कर लेना है। तो चेक करने के लिए हम लोग a1 b1 और c1 फाइंड आउट करते हैं। तो ये है 1, ये है -3, ये है -7, a2 b2 और ये c2। तो ये 3, ये -3 और ये -15, ठीक है। तो चेक कर लें हम लोग। a1 डिवाइडेड बाई a2 कितना हो जाएगा 1/3, b1 डिवाइडेड बाई b2 कितना हो जाएगा -3/3, तो ये हो जाएगा 1। और ये c1 डिवाइडेड बाई c2 कितना हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाई -15। तो देखिए a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2। ये किसका शर्त हो गया दोस्तों, तो ये हो गया अद्वितीय हल का। तो क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण का हल अद्वितीय है। ये तो पहला बात पता चल गया। अब जब अद्वितीय है तो इसे सॉल्व किसे करना है, वज्र गुणन विधि से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अब इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं।
तो आइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर लें इस क्वेश्चन में एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए क्या करते थे हम लोग, एक्स डिवाइडेड बाई, इसे कुछ नहीं करते थे, तो ये है -3, ये है -7 और ये है -3 और ये है -15 इज इक्वल टू -y डिवाइडेड बाई 1 -7 और ये 3 और ये -15 इज इक्वल टू 1/1 और ये 3 और ये -3। क्या करते थे, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस करते थे। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 × 45 -7 × 21, तो देखिए x बराबर क्या आ गया, तो x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इन दोनों को बराबर कर लेते थे और y का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को बराबर कर लेते थे। तो x का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, इसीलिए x इक्वल टू हो जाएगा 4, ठीक है, और y का वैल्यू -y डिवाइडेड बाई, दोनों तरफ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 6 ही है डिवाइडेड बाई 1/6, इसीलिए y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। तो दोस्तों हम लोग आंसर निकाल चुके हैं, क्या, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -1। तो ये है हमारा आंसर इस इक्वेशन का। तो टाइम जवाब दे रहा है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब का नहीं सोचना है, सीधा सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मैं अच्छे अच्छे और वीडियोस और सब्जेक्ट्स के, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो में ला सकूं। थैंक यू।